बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए पीआरटी पर्यावरण एनसीईआरटी पर आधारित सीरीज में आपका स्वागत है। यह कुल 7 दिनों की कक्षा चलेगी, जिसमें हम एनसीईआरटी में आपका जितने भी चैप्टर्स 12th तक के जितने भी चैप्टर्स आपके पर्यावरण संबंधित दिए हैं, वहाँ से हम आपको सारांश लेके आएंगे। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये चैप्टर है आपका आज का जो पहली क्लास है एनसीईआरटी 11th क्लास से है, पर्यावरणीय रसायन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से चैप्टर है और एपिसोड 1 है आपका ये। और इसके अलावा जो है इस क्लास के अलावा हम कल आपसे दूसरे चैप्टर में बात करेंगे। देन उसके बाद हम 12th क्लास के आपके बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स हैं। तो ये तो केमिस्ट्री का पार्ट हुआ, केमिस्ट्री में ये पार्ट दिया गया तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ में बायोलॉजी में आपके 2 इन्वायरमेंट के चैप्टर्स दिए गए। इसके अलावा 10th क्लास में आपके 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट दिए गए, तो वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। आते हैं, टॉपिक है आपका पर्यावरण प्रदूषण। और पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो जो प्रदूषक होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठोस, द्रव अथवा गैसीय पदार्थ हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठोस, द्रव और गैसीय तीनों हो सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो है कुछ प्रदूषक जो है अजैव निम्नीकृत होते हैं, अजैव निम्नीकृत होते हैं, जिनका निम्नीकरण नहीं हो पाता है आसानी से, बहुत टाइम लगता है। तो कुछ प्रदूषक जो धीरे धीरे निम्नीकृत होते हैं, कई दशकों तक पर्यावरण में अपरिवर्तित रूप से बने रहते हैं, जिन्हें हम अजैव निम्नीकृत बोलते हैं। और इसके उदाहरण कौन से हैं? तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसको डीडीटी बोलते हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया डीडीटी का कि जो है अजैव निम्नीकृत कौन सा है, तो जो है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका फार्मूला भी, नाम भी ध्यान रखिएगा, डीडीटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। और ये प्रदूषक जो है प्राकृतिक विधियों द्वारा निम्नीकृत नहीं होते, इसीलिए इनको जो है अजैव निम्नीकृत बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषक की बात करें तो वायुमंडलीय प्रदूषण में जो है यहाँ पे सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल के बारे में बताया गया है। और वायुमंडल का जो सबसे निचला क्षेत्र होता है, जिसमें मनुष्य तथा अन्य प्राणी रहते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। जियोग्राफी में, भूगोल एनसीईआरटी में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, और यह समुद्र तल से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। तो अब यहाँ पे आपकी हम कन्फ्यूजन दूर कर दे रहे हैं। हमने आपको एनसीईआरटी भूगोल 7th क्लास में पढ़ाया था कि जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से कितनी होती है? 13 किलोमीटर। और ये क्या था? औसत ऊंचाई थी 13 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। तो वहाँ पे आपको जो है औसत ऊंचाई दिया गया है, कहाँ से? पृथ्वी के सतह से औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। पहला चीज़ आपको ये ध्यान रखना। दूसरा, यहाँ पे क्या दिया है? समुद्र तल से 10 किलोमीटर की ऊंचाई। तो यहाँ कहाँ से ऊंचाई दी गई? समुद्र तल से दी गई है, पृथ्वी की सतह से नहीं दी गई है, समुद्र तल से 10 किलोमीटर की ऊंचाई दी गई है। तो आपको विकल्प में इस तरीके से नहीं फंसाएगा, या तो प्रश्न में क्लियर कट आपसे समुद्र तल से ऊंचाई पूछेगा, नहीं तो आपको इन जनरल कॉमन देगा। तो आपका 13 किलोमीटर, अगर औसत ऊंचाई पूछेगा क्षोभ मंडल का, तो आपको 13 किलोमीटर जवाब देना है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है, एक होता है ध्रुव और एक होता है इक्वेटर। तो भूमध्य रेखा पर जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है वो सबसे अधिक होती है 18 किलोमीटर तक। कहीं आपको 20 भी मिल जाएगा, तो उसमें आपको नहीं कन्फ्यूज होना है। कभी भी आयोग आपको इस तरीके से नहीं कन्फ्यूज करता है। तो 18 किलोमीटर ऊंचाई है अधिकतम भूमध्य रेखा पर। ध्रुव पर इसकी ऊंचाई जो है सबसे कम मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर कितनी है? 8 किलोमीटर। 7 किलोमीटर भी आपको कहीं मिल जाएगा, उसमें आपको परेशानी होना कि 7 या 8 है, एक मान के चलिए, बस क्लियर है। तो सबसे कम कहाँ पे होता है? ध्रुव पे होता है। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे कम कहाँ पे होती है? ध्रुव पे होती है। सबसे अधिक कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर होती है, 18। और इसका हम औसत निकालेंगे तो औसत ऊंचाई जो हमारी 18×8 = 26, 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई हो जाएगी। तो ये आपको क्लियर है। और अगर आपसे प्रश्न स्पेशली पूछेगा कि जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की, तो आपको आंसर बताना रहेगा 10 किलोमीटर। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात करें तो उसके ऊपर जो है समुद्र तल से 10 से 50 किलोमीटर के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर होता है। तो समताप मंडल का जब हम ऊंचाई देखेंगे समुद्र तल से, तो 10 से 50 किलोमीटर बोला जाएगा। कितना बोला जाएगा? समुद्र तल से 10 से 50 किलोमीटर, तो समताप मंडल हो जाएगा। और हमने आपको जियोग्राफी की क्लास में क्या बताया था? 15 से 50। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, पृथ्वी की सतह से वो लिया जा रहा है दूरी, पृथ्वी की सतह से वो दूरी ली जा रही है। तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से या तो आपको 15 से 50 दिया जाएगा, या तो आपको जो है 10 से 50 दिया जाएगा। 2 ही ऑप्शन दिए जाएंगे, दोनों ऑप्शन एक साथ में नहीं दिया जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रहे। अब आगे बढ़ते हैं। और अगर आपसे समुद्र तल से ऊंचाई पूछेगा तो आपको 10 से 50 बताना है, अदरवाइज आपको 15 से 50। आगे बढ़ते हैं।
क्षोभ मंडल, तो ये आपको समताप मंडल क्लियर हो गया। इसके अलावा आपने मध्य मंडल भी पढ़ा होगा। मध्य मंडल जो सबसे ठंडा मंडल होता है, -80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है यहाँ पे। तो मध्य मंडल में -80 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, सबसे ठंडा मंडल होता है मध्य मंडल। और समताप मंडल में हमने ये भी बात किया था, क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर भी पाई जाती है, ओजोन परत भी पाई जाती है। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 होती है। आगे बढ़ते हैं, हमने डिटेल में इनके बारे में बात किया है। अब आते हैं क्षोभ मंडल, जो है धूल कणों से युक्त क्षेत्र होता है। तो क्षोभ मंडल कैसा क्षेत्र होता है, धूल कणों से युक्त होता है, जिसमें वायु, अधिक जलवाष्प तथा बादल उपस्थित होते हैं। तो आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है, बादल किस मंडल में उपस्थित होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए क्षोभ मंडल में। इस क्षेत्र में वायु के तीव्र प्रवाह एवं बादलों का निर्माण होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे बादलों का निर्माण किस मंडल में होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्षोभ मंडल। फिर समताप मंडल की बात करें, समताप मंडल में डाई नाइट्रोजन का मतलब N2 को डाई नाइट्रोजन बोल रहे हैं। डाई ऑक्सीजन का मतलब O2। तो और साथ में ओजोन का फार्मूला O3 होता है और सूक्ष्म मात्रा में जलवाष्प होता है। समताप मंडल में क्या क्या होता है, N2 होता है, O2 होता है, ओजोन पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन गैस भी समताप मंडल में, और साथ में सूक्ष्म मात्रा में जलवाष्प भी होता है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडलीय प्रदूषण में मुख्यतः क्षोभ मंडलीय तथा समताप मंडलीय प्रदूषण का अध्ययन किया जाता है। तो जब हम वायुमंडलीय प्रदूषण की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडलीय प्रदूषण की भी बात करते हैं, क्योंकि जो क्षोभ मंडल में प्रदूषण आता है तो वो हमें डायरेक्टली प्रभावित करता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ओजोन प्रदूषक के रूप में जो है क्षोभ मंडल में जब क्षोभ मंडल में आता है तो ये हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब ये समताप मंडल में होता है तो समताप मंडल में ये हमारी रक्षा कर रहा होता है। तो ओजोन एक साथ में दो काम करता है। तो क्षोभ मंडलीय और समताप मंडलीय प्रदूषण दोनों का अध्ययन हम वायुमंडलीय प्रदूषण में करते हैं। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के 99.5% भाग को समताप मंडल में उपस्थित ओजोन पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। तो ये आपको अमाउंट ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों का कितना प्रतिशत भाग तो समताप मंडल में उपस्थित ओजोन पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है, तो 99.5%। आगे बढ़ते हैं, क्षोभ मंडलीय प्रदूषण की बात करें तो वायु में उपस्थित अवांछनीय ठोस अथवा गैस कणों के कारण क्षोभ मंडलीय प्रदूषण होता है। तो क्षोभ मंडलीय प्रदूषण किसके कारण होता है, वायु में उपस्थित अवांछनीय ठोस अथवा गैस कणों के कारण। उदाहरण देख लेते हैं, गैसीय वायु प्रदूषक जो गैसीय अवस्था में होते हैं, जैसे सल्फर, नाइट्रोजन तथा कार्बन की ऑक्साइड, जैसे सल्फर ऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी होता है। तो ये सब जो है गैसीय ऑक्साइड हो गए। नाइट्रोजन के नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सब जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए। कार्बन का आपको पता ही है CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये सब जो है कार्बन के ऑक्साइड हो गए। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। फिर है हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे यौगिक जैसे CH4। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना तो CH4 हाइड्रोकार्बन में आ गया। फिर ओजोन की बात करें तो ओजोन O3, तो ये अनऑक्सी कारक। तो ध्यान रखिएगा, गैसीय वायु प्रदूषक के उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कणकीय प्रदूषण क्या होते हैं, तो जो कण के फॉर्म में होते हैं, कण के रूप में होते हैं, जैसे धूल, धूम्र, कोहरा, फुआरा, धुआं आदि। अब आते हैं गैसीय वायु प्रदूषक पर, और इसमें जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इनसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। गैसीय वायु प्रदूषक पहला है सल्फर के ऑक्साइड। तो गैसीय वायु प्रदूषक सल्फर के ऑक्साइड की बात करें तो जीवाश्म ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया परीक्षा में कि सल्फर के ऑक्साइड जो है किसके दहन के परिणाम स्वरूप ये पैदा होते हैं, तो जीवाश्म ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप। और ये मनुष्य गैस है जो मनुष्य और जंतुओं के लिए विषैली होती है। और इसके अलावा जो है सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो यह डायरेक्टली जो है ज्वालामुखी विस्फोटों से भी निकलती है। ज्वालामुखी जब विस्फोट होते हैं तो उससे भी डायरेक्टली पर्यावरण में जाती है, इसीलिए SO2 को क्या बोलते हैं, प्राथमिक प्रदूषक भी बोलते हैं। बाकी इसके अलावा जो है जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण भी ये डायरेक्टली पर्यावरण में जाता है, तो वैसे भी ये प्राथमिक प्रदूषक है। इसके बाद हम बात करते हैं, और जो है सल्फर के ऑक्साइड में जो मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड ही होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड की जो सूक्ष्म सांद्रता होती है, सूक्ष्म सांद्रता भी जो है मनुष्य में विभिन्न जो है श्वास संबंधी रोग, श्वसन संबंधी रोगों को जन्म देती है, जैसे अस्थमा, श्वसनी शोथ जिसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, एस्फाइसीमा, ये सब। तो ध्यान रखिएगा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एस्फाइसीमा किसके कारण होता है, तो ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण सूक्ष्म सांद्रता मनुष्य में इन रोगों को जन्म देती है। आगे बढ़ते हैं,
सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आँखों में जलन होती है, आँखें इससे लाल हो जाती हैं, आंसू आने लगते हैं। SO2 की उच्च सांद्रता फूलों की कलियों में कड़ापन उत्पन्न करती है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा, SO2 की उच्च सांद्रता फूलों की कलियों में कड़ापन उत्पन्न करती है, जिससे पौधों से शीघ्र गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में वायु के प्रमुख अवयव डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन। तो आपको पता है वायु में डाई नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, N2 कितना, डाई नाइट्रोजन N2 को ही बोला जा रहा है 78%, डाई ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन 21%, तीसरे नंबर पर आर्गन है, आर्गन कितना पाया जाता है 0.93%, चौथे नंबर पर क्या है CO2 है 0.03%। तो ये ध्यान रखना आपको, 4 टॉप 4 गैसेज आपको ध्यान रखनी है परसेंटेज के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, परंतु उच्च उन्नतांश पर जब बिजली चमकती है तो आपस में प्रतिक्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। हमने आपको एक साइंस में जब पढ़ा रहे थे तो हमने आपको वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाया था, याद होगा आपको, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता था, हमने बताया था आपको कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है उसको हम नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, किसके माध्यम से, तो जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया से। वहाँ हमने आपको बताया था कि जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया 2 तरीके से होती है। एक तरीका हमने आपको बताया था कि जो है जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया ये योगदान देता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, और ये कहाँ पाया जाता है आप कमेंट करके बताइए। इसके अलावा हमने दूसरा आपको क्या बताया था कि जो है जब बिजली कड़कती है, जब बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तब हमने वहाँ पे आपको बताया था कि जब बिजली चमकती है तब नाइट्रोजन का N2 का जो है स्थिरीकरण होता है नाइट्रेट में। आइए इसको समझते हैं ये कैसे होता है। तो ये आपने पढ़ा था, आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे होता है, वहाँ चूँकि डिटेल में बताया नहीं गया था। यहाँ पे आप डिटेल में समझ लीजिए कि बिजली जब चमकती है तो नाइट्रेट जो है, नाइट्रोजन गैस जो है N2 जो है नाइट्रेट में कैसे कन्वर्ट होता है, और ये जो है फिर स्थिरीकरण होने के बाद ये कैसे पौधों के लिए सहायक होता है, समझते हैं। और आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किन किन माध्यमों से होता है, तो एक ऑप्शन आपको राइजोबियम बैक्टीरिया देगा, दूसरा आपको दे देगा बिजली चमकने से। अब आते हैं, जब बिजली चमकती है उच्च उन्नतांश पर, जब बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, तो आपस में प्रतिक्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेती है। N2 ऑक्सीकरण पर नाइट्रेट आयन बनाती है जो मृदा में घुलकर उर्वरक का काम करती है। तो N2 जो है, N2 गैस वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है और ये जो है मृदा में घुलकर उर्वरक का काम करती है। तो ध्यान रखिएगा, बिजली चमकने पर जो N2 होता है किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में, और नाइट्रेट में जो है नाइट्रेट मृदा में आसानी से घुल जाती है, उर्वरक का काम करती है, मृदा उसको ग्रहण कर लेती है, फिर पौधों में जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, किसी स्वचालित इंजन में उच्च ताप पर जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तो डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है उच्च ताप पर तो डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन यानी N2 और O2 मिलकर किसका बनाते, निर्माण करते हैं, NO का निर्माण करते हैं, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और इसके अलावा जो है फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये 2 प्रोडक्ट ध्यान रखिएगा कि जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है उच्च ताप पर, किसी स्वचालित इंजन में जीवाश्म ईंधन का दहन होता है उच्च ताप पर, तो कौन सी गैसेस निकलती हैं, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, जब समताप मंडल में नाइट्रिक ऑक्साइड NO ओजोन से प्रतिक्रिया करती है तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निर्माण की दर बढ़ा देती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब समताप मंडल में नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से प्रतिक्रिया करती है, जैसे यहाँ रिएक्शन दिया गया है, नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से प्रतिक्रिया कर रही है तो यहाँ पे NO2 का निर्माण हो रहा है, तो निर्माण की दर बढ़ जाती है क्योंकि ओजोन पर्याप्त मात्रा में होता है समताप मंडल में। तो जो है नाइट्रिक ऑक्साइड लगातार इससे रिएक्शन कर रही होगी, लगातार रिएक्शन करके NO2 को पैदा कर रही होगी, और NO2 जब ज़्यादा बढ़ेगा तब फिर क्या करेगा, जो है ये प्रदूषण फैलाएगा। तो NO2 की अधिक सांद्रता होने पर पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, NO2 की सांद्रता अधिक होने पर, NO2 को जो है प्रदूषण के रूप में सांद्रता अधिक होने पर पौधों की पत्तियां गिर जाती है, प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नुकसान क्या होते हैं, तो ये फेफड़ों में उत्तेजना पैदा करती हैं, बच्चों में प्रचंड श्वसन रोग उत्पन्न हो सकता है, जीव ऊतकों के लिए विषैली हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विभिन्न वस्त्रेशों तथा धातुओं के लिए भी हानिकारक है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में समझते हैं। तो हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, जैसे CH4 कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं। स्वचालित वाहनों में ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो
स्वचालित वाहनों में ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण उत्पन्न होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और अधिकांश हाइड्रोकार्बन कैंसरजन्य होते हैं। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अगर आ जाए कि हाइड्रोकार्बन्स जो है कैंसरजन्य होते हैं, कैंसर पैदा कर सकते हैं, तो आंसर है यस, पैदा कर सकते हैं, इनके कारण कैंसर होता है। ये पौधों में काल प्रभावण ऊतकों के निम्नीकरण तथा पत्तियों, फूलों, टहनियों में छाया द्वारा हानि पहुंचाते हैं। फिर है कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपने बहुत सुना होगा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, आपने सुना होगा कि जब इसकी मात्रा बढ़ती है प्रदूषण में, तो ये जो है हमारे सांस लेने की क्षमता को प्रभावित करता है, हमारे जो ब्लड है उसको प्रभावित करता है, ब्लड फ्लो को बॉडी में प्रभावित करता है। तो आइए इसको समझते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गंभीर वायु प्रदूषकों में से एक है। ये रंगहीन तथा गंधहीन, तो ये ध्यान रखिएगा, रंगहीन तथा गंधहीन होती है। इसमें विभिन्न अंगों तथा ऊतकों के लिए दी जाने वाली ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकने की सामर्थ्य होती है। तो यही इसका पॉइंट है। ये हानिकारक क्यों होती है? क्योंकि विभिन्न अंगों तथा ऊतकों के लिए दी जाने वाली ऑक्सीजन के प्रवाह, और ऑक्सीजन का प्रवाह कैसे होता है? तो ब्लड में होता है। तो ऑक्सीजन का प्रवाह जो ब्लड में होता है उसको ये रोकने की क्षमता रखती है, इसीलिए बहुत खतरनाक है। कार्बन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो है जब पूछा जाएगा कि कैसे पैदा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपको जवाब देना है कि कार्बन के अपूर्ण दहन से, या जो है मोटर वाहन वगैरह होते हैं तो उनमें जो ईंधन होता है उसका जो अपूर्ण दहन होता है तब क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन के अपूर्ण दहन से, या फिर जो है जो ईंधन होता है उसके अपूर्ण दहन से पैदा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसकी सर्वाधिक मात्रा मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न होती है। और अन्य स्रोत कौन से कार्बन मोनोऑक्साइड के? तो कोयला है, ईंधन लकड़ी है, पेट्रोल का अपूर्ण दहन है। तो पेट्रोल के अपूर्ण दहन से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली क्यों है, जहरीली क्यों, इसको समझते हैं। तो यह हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक प्रबलता से संयुक्त हो जाती है, यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक प्रबलता से संयुक्त हो जाती है, यानी ऑक्सीजन को कमज़ोर करती है और हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाती है, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट। तो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से लगभग 300 गुना अधिक अस्थायी संकुल है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ज़्यादा 300 गुना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये ऑक्सीजन को पीछे कर देता है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जो संपर्क रहता है उसको कम करने लगता है। और जब रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा 3 से 4% तक पहुंच जाती है तो रक्त में ऑक्सीजन लेने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब रक्त में, ये पूछा जा सकता है कि जब रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा 3 से 4% तक पहुँच जाती है तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की इस न्यूनता से सिरदर्द, नेत्र दृष्टि की क्षीणता, तंत्रिकीय आयोग में न्यूनता, हृदय वाहिका में तंत्र अव्यवस्था आदि की विसंगतियाँ हो जाती हैं। तो इतना सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो बस आपसे इतना ही पूछा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि 3 से 4% तक पहुँचने में बहुत ख़राब हालत हो जानी है, और यह जो है प्रभावित करता है हमारा जो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाता है, और फिर जो है ब्लड का जो फ्लो होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसको प्रभावित करता है, जिससे जो है हमें दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की बड़ी मात्रा काल पूर्व जन्म, स्वतः गर्भपात और बच्चों में विरूपता का भी कारण। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और ये इतनी जहरीली होती है कि 300 ppm की सांद्रता आधे घंटे में जान ले सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है श्वसन, जीवाश्म ईंधन का दहन, सीमेंट निर्माण में काम आने वाले चूना पत्थर आदि से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड निर्गमित होता है। तो श्वसन, आप पता है, श्वसन की प्रक्रिया में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जीवाश्म ईंधन के दहन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सीमेंट निर्माण में चूना पत्थर से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड निर्गमित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल क्षोभ मंडल में होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ होती है? केवल क्षोभ मंडल में। तो देखिए एनसीईआरटी से पढ़ने का आपको एडवांटेज क्या है, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें दी रहती हैं जो बड़ी से बड़ी किताबों में, बड़े से बड़े परमिशन की किताबों में नहीं दी होती हैं, और एनसीईआरटी से ही बीपीएससी इसीलिए प्रश्न पूछता है। अभी मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा और वहाँ प्रश्न पूछ ले कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ पाई जाती है, किस मंडल में पाई जाती है, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अगर 4 मंडल दे देगा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से पढ़े रहेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ने का ये एडवांटेज है कि अगर एग्जामिनर ने यहाँ से प्रश्न बनाए तो आपके गलत नहीं होने। और बहुत महत्वपूर्ण अभी टॉपिक और भी आने वाले हैं, तो अंत तक जरूर देखें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करें, कमेंट करें। अब आते हैं टॉपिक पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल क्षोभ मंडल में पाई जाती है, होती है। वायुमंडल में इसकी मात्रा आयतन के अनुसार 0.03% होती है। तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में इसकी मात्रा आयतन के अनुसार 0.03% होती है। जीवाश्म ईंधन के अधिक उपयोग से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा निर्गमित होती है। तो जीवाश्म ईंधन जितना ज़्यादा प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतनी ज़्यादा निकलती है।
और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता जो होती है हरित पौधों द्वारा कम कर दी जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम कैसे किया जाता है? तो हरे पौधे द्वारा। कैसे किया जाता है? तो आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जिससे वायुमंडल में CO2 की यथेष्ट मात्रा बनी रहती है, यानी एक जो बैलेंस बना रहता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है, बहुत अच्छे से पता है आपको। फलता ऑक्सीजन मुक्त होती है इसमें और संतुलित चक्र बना रहता है। लेकिन वनों के कटने से जीवाश्म ईंधन के अधिक दहन के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती रहती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा जो किसमें योगदान देती है? भूमंडलीय तापन में। भूमंडलीय ताप वृद्धि बोलिए या भूमंडलीय तापन बोलिए, ग्लोबल वार्मिंग। आगे बढ़ते हैं, अब ग्लोबल वार्मिंग पे आते हैं। भूमंडलीय ताप वृद्धि एवं हरित गृह प्रभाव। यहाँ पे आपको एक अच्छा पॉइंट दिया गया कि सौर ऊर्जा का 75% भाग पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग अवशोषित कर लिया जाता है, तो आंसर होगा 75% भाग। इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछता है आयोग इन्वायरमेंट में। फिर शेष ऊष्मा अब वायुमंडल में पुनः विकृत कर दी जाती है। ऊष्मा का कुछ भाग वायुमंडल में उपस्थित गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक और जलवाष्प द्वारा प्रग्रहित कर ली जाती है, जिससे वायुमंडल के ताप में वृद्धि होती है। यही भूमंडलीय ताप वृद्धि का कारण है। तो आप इसको, हमने इससे पहले भी आपको समझाया, एक बार फिर से भी समझा देते हैं। अब होता क्या है, पृथ्वी की सतह है, ये वायुमंडल है, वायुमंडल का क्षेत्र है। अब जो है सूर्य के प्रकाश से आई तो 75% जो है अवशोषित हुआ, 75% अवशोषित हुआ। जो प्रकाशीय ऊर्जा है 75% अवशोषित किया गया। तो यहाँ पे 75% भाग जो है सौर ऊर्जा का पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित किया जाएगा। शेष ऊष्मा वायुमंडल में पुनः विकृत कर दिया जाएगा। तो शेष जो ऊर्जा रहेगी वो वापस चली जाएगी, यानी 25% ऊपर चली गई। लेकिन वायुमंडल में कुछ गैसेज होती हैं, जैसे CO2 होते हैं, CH4 होते हैं। इसके अलावा जलवाष्प भी होता है, H2O फार्मूला जिसका होता है। तो जलवाष्प भी जो है, ध्यान रखिएगा, जलवाष्प भी ग्रीन हरित गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस है। और ये गैसेस क्या करती हैं, ये गैसें क्या करती हैं, तो जो ये ऊष्मा जा रही होती है इसको पकड़ लेती हैं और इसको एब्जॉर्ब करती हैं। और जब इसको एब्जॉर्ब करती हैं तो इसके वजह से जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो गर्म रहता है। तो इसके वजह से जो है, और आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होता दुनिया में, ग्रीन हाउस गैस की प्रक्रिया अगर नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान कितना होता औसत, तो -18 डिग्री सेल्सियस। सोचिए इतना ठंडा होता। तो ग्रीन हाउस गैस जो है एक कह सकते हैं एक बैलेंस स्तर पर, जब प्रदूषण नहीं होता था तब ये पृथ्वी के लिए बहुत ही फायदेमंद थी। लेकिन आज के डेट में जो है भूमंडलीय तापन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। तो अत्यधिक गर्म हो रहा है, जितना गर्म होना चाहिए था पृथ्वी की सतह को, पृथ्वी के वायुमंडल को, उससे कई गुना ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो इसलिए जो है दिक्कतें भी पैदा कर रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर से आपको भूमंडलीय ताप वृद्धि या हरित गृह प्रभाव समझा दे रहा हूँ। तो सौर ऊर्जा का 75% भाग पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे इसके ताप में वृद्धि होती है। शेष ऊष्मा वायुमंडल में पुनः विकृत कर दी जाती है। ऊष्मा का कुछ भाग वायुमंडल में उपस्थित गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक और जलवाष्प द्वारा प्रग्रहित कर ली जाती है, यानी ग्रहण कर ली जाती है, और जिससे वायुमंडल के ताप में वृद्धि होती है। यही भूमंडलीय ताप वृद्धि का कारण है। तो ध्यान रखिएगा, ये तब है जब ज़्यादा मात्रा में ऐसा होता है, तब भूमंडलीय ताप वृद्धि होती है। नहीं तो वैसे ये नॉर्मल प्रक्रिया मानी जाती है, प्राकृतिक प्रक्रिया मानी जाती है। लेकिन जो है इन जो गैसें हैं जब ज़्यादा मात्रा में जब वायुमंडल में होती हैं तो ज़्यादा मात्रा में जो है इन ऊष्मा का जो है यहाँ पे प्रग्रहण होता है। तो उस वजह से ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, ज़्यादा वायुमंडल गर्म होता है, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं भूमंडलीय ताप वृद्धि। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझाया गया है हरित गृह प्रभाव को। अब आते हैं, अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु होते हैं ऊष्मा को संग्रहित कर लेते हैं। ये सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शक होते हैं, ऊष्मा विकिरणों के लिए पारदर्शक नहीं होते। यानी सूर्य के प्रकाश को तो जाने देते हैं पृथ्वी पर, लेकिन जो ऊष्मा विकिरण होते हैं उसको नहीं जाने देते, उसको पकड़ लेते हैं। इनके अंदर ऐसी क्षमता होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 से अधिक हो जाती है। तो 0.03% कार्बन की, ध्यान रखिएगा, संतुलित मात्रा है। पर्यावरण के भले के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की संतुलित मात्रा है वो 0.03% है। और जब 0.03% से अधिक हो जाती है तो प्राकृतिक हरित गृह का संतुलन बिगड़ जाता है। और जब 0.03% से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो प्राकृतिक हरित गृह का संतुलन बिगड़ जाता है। भूमंडलीय ताप वृद्धि में कार्बन डाइऑक्साइड का विशिष्ट योगदान है। जब आपसे पूछा जाता है भूमंडलीय ताप वृद्धि में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो आपका आंसर होता है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का विशिष्ट योगदान है।
और कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त जो है अन्य हरित गृह गैसें कौन सी होती हैं, तो CH4 याद रखना, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, सभी पूछे गए परीक्षा में। हमने आपको प्रश्न भी कराए हैं, आपने वहाँ देखे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न जो है कहाँ से पूछे गए हैं, और हम आपको NCERT के माध्यम से सब कुछ कवर करा दे रहे हैं, ताकि परीक्षा में अगर आप एग्जामिनर अगर 12th क्लास तक के बुक से भी आपके इन्वायरमेंट के प्रश्न बनाए तो आपका प्रश्न गलत ना हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य हरित गैसें कौन सी हैं, CH4 है, जलवाष्प भी ध्यान रखिएगा, H2O जलवाष्प, ये भी जो है ग्रीन हरित गैस है, हरित गृह गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O ग्रीन हरित गैस है, तो हरित गैस है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ओजोन, ये उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वनस्पतियों को जलाया, पचाया, सड़ाया जाता है तो मीथेन उत्पन्न होती है। तो मीथेन कैसे उत्पन्न किया जाता है, वनस्पतियों के जलने, पचने, सड़ने से। मीथेन कहाँ से पैदा होती है, तो ये आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो धान के खेतों में मीथेन उत्पन्न होती है। तो अगर आपसे पूछे कौन सा जो है प्रदूषक धान के खेतों से निकलता है, या कौन सा ग्रीन हाउस गैस धान के खेतों से निकलता है, तो आंसर होगा मीथेन। फिर कोयले की खानों से निकलती है, दलदली क्षेत्रों से, तो दलदली भूमियों से भी मीथेन गैस निकलती है। और जीवाश्म ईंधनों द्वारा अधिक मात्रा में मीथेन उत्पन्न होती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात कर ले तो मनुष्य द्वारा निर्मित रसायन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, और ये वायु प्रशीतक आदि में काम आता है। तो एयर कंडीशनर वगैरह में काम आता, पता है आपको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ओजोन परत को हानि पहुंचा रहे हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ओजोन परत को हानि पहुंचा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ओजोन परत को। नाइट्रस ऑक्साइड वातावरण में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। पिछले कुछ वर्षों में जीवाश्म ईंधन तथा उर्वरकों के प्रयोग से इसकी मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब आते हैं, भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण बहुत से संक्रामक रोग जैसे ये सब होते हैं, वृद्धि होती है। अब आगे बढ़ते हैं, अम्ल वर्षा में आते हैं। अम्ल वर्षा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न H+ आयन के कारण वर्षा जल की pH सामान्यता 5.6 होती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि वर्षा जल की pH सामान्यता कितनी होती, तो आपका आंसर होना चाहिए 5.6। क्लियर है। तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न H+ आयन के कारण वर्षा जल की pH की जो सामान्यता कितना होता है, 5.6 होता है। क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। और हमने आपको एक चीज़ और भी पढ़ाया था साइंस में, याद आया, अभी याद आ जाएगा आपको कि हमने क्या बोला था आपसे, जो अधातु होते हैं, आधात्विक ऑक्साइड, हमने आपसे पढ़ाया था आधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। याद आया होगा आपको। तो ये जो है आधात्विक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय है, तो इसका pH 5.6 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अम्ल वर्षा को समझते हैं। जब वर्षा की pH 5.6 से कम हो जाती है, जब वर्षा की pH 5.6 से कम हो जाती है, तब इसे हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। तो क्लियर हो गया। pH मान जब 5.6 से कम हो जाएगा तब हम उसको अम्ल वर्षा बोलेंगे। और साधारण वर्षा जल का pH मान 5.6 होता है, अम्ल वर्षा का 5.6 से कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा में वायुमंडल से पृथ्वी सतह पर अम्ल निक्षेपित हो जाता है। अम्लीय प्रकृति के नाइट्रोजन एवं सल्फर ऑक्साइड वायुमंडल में ठोस कणों के साथ हवा में बहकर या ठोस रूप में अथवा जल के द्रव रूप में कुहासे या हिम की भांति निक्षेपित हो जाते हैं। तो ये जो है अम्ल वर्षा के परिणाम स्वरूप होता है। और यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन से अम्ल का निर्माण होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो अम्ल वर्षा में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, और ये इनका शुष्क निक्षेपण हो जाता है, शुष्क निक्षेपण हो जाता है, कह लीजिए सूखे सूखे पेड़ पौधों पे पहुंच जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो वही यहाँ पे आपको समझाया गया है कि जो है अम्लीय प्रकृति के नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में ठोस कणों के साथ हवा में बहकर ठोस रूप से अथवा जल में द्रव के कुहासे या हिम की भांति निक्षेपित हो जाते हैं। जैसे बर्फबारी जब होती है पेड़ पौधों पे, आपने बर्फ़ को देखा होगा, तो वैसे ही जो है हिम की भांति निक्षेपित हो जाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, इससे नुकसान पहुंचता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जब उत्सर्जन हो रहा है तो ये अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में योगदान देगा। फिर जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड बढ़ेंगे, उनका उत्सर्जन जब बढ़ेगा तो उनसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यतः जो है अम्ल वर्षा में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हम मृदा में चूना पत्थर मिलाकर मृदा की अम्लीयता को कम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो पाउडर चूना पत्थर होता है पाउडर फॉर्म में, उसको मिला के मृदा की अम्लीयता को कम कर सकते हैं। इसके अलावा ताजमहल और अम्ल वर्षा का संबंध आप जानते हैं, इससे पहले भी आपको बताया गया है, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। और कुल मिला के सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की सांद्रता इसके चारों ओर ज़्यादा है। और क्यों ज़्यादा है, तो ये मथुरा तेल शोधन संयंत्र की वजह से, जिसके कारण जो है
नुकसान हुआ है, अम्ल वर्षा के कारण क्षति पहुंची है ताजमहल को, पीला कलर हो गया है। और ताज ट्रेपीजियम का एक कॉन्सेप्ट है 1995 में स्टार्ट हुआ था। और मथुरा तेल शोधन संयंत्र, तो मथुरा में जो स्थित है तेल शोधन संयंत्र, इसके वजह से जो है ताजमहल पे जो है अम्ल वर्षा का प्रभाव हो रहा है। और ताज ट्रेपीजियम की मदद से जो है बचाने की प्रयास किए जा रहा है। और इस क्षेत्र में जो आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और भरतपुर नगर शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, ताज ट्रेपीजियम में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और भरतपुर नगर शामिल हैं। और इन्हें ताज ट्रेपीजियम प्रोग्राम के तहत जो है काफ़ी सारे जो है मतलब जितने भी विषैली गैसें हैं इनको जो है उत्पादन नहीं करना होता है, इनको रोका जाता है। और वहाँ पे जो है उसके बदले जो इनको जो प्रकृति संबंधी जो गैसेज होती हैं, जैसे यहाँ पे ट्रेपीजियम में जो है स्थित 2000 से भी अधिक उद्योग ईंधन के रूप में कोयला अथवा तेल के स्थान कोयला और तेल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और इसके स्थान पर प्राकृतिक गैस उनको प्रयोग कराया जा रहा है। तो एलपीजी का प्रयोग जो है करेंगे, ऐसा बात इसमें कहा गया है बचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। कणिकीय प्रदूषक उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, 5 माइक्रोन से बड़े कणिक प्रदूषक, तो जो पार्टिकल्स के रूप में प्रदूषक होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर जिनको बोलते हैं, तो 5 माइक्रोन से बड़े कणिक प्रदूषक नासिका द्वार में जमा हो जाते हैं, और 1 माइक्रोन से के जो कण होते हैं फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि लगभग 1 माइक्रोन तक के जो कण होते हैं कणिक प्रदूषक, वो फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। 5 माइक्रोन तक के जो नासिका द्वार में आ जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया था, वाहनों द्वारा उत्सर्जित जो है मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा है, कौन सी धातु मुख्य वायु प्रदूषक के रूप में है? तो आपका आंसर था लेड। याद आया होगा आपको, प्रश्न पूछा गया है। तो वाहनों द्वारा उत्सर्जित लेड एक मुख्य वायु प्रदूषक है। और लाल रक्त कोशिकाओं के विकसित एवं परिपक्व होने में लेड बाधा उत्पन्न करता है। तो लेड के वजह से दिक्कत क्या आती है इसके प्रदूषण बढ़ने से? तो लाल रक्त कोशिकाओं के विकसित और परिपक्व होने में दिक्कत होती है। अब धूम कोहरा स्मॉग को समझते हैं। तो धूम कोहरा स्मॉग में 2 चीज़ें हैं, एक इसमें जो है स्मोक है और दूसरा है फॉग। तो स्मोक और फॉग का जो है इसमें मिक्सर है, तो स्मोक और फॉग को मिला के स्मॉग बना दिया गया है। इसको समझते हैं। धूम कोहरा धूम में कोहरे से मिलकर बना है। सामान्य धूम कोहरा जो है वो ठंडी नम जलवायु में होता है। धूम कोहरे एवं सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा जो है यहाँ पे आपको समझना है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। तो फोटोकेमिकल स्मॉग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग, तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा ये जो है स्वचालित वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइडों तथा हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। तो कैसे उत्पन्न होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा कैसे उत्पन्न होता है? स्वचालित वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और हाइड्रोकार्बन पर जब सूर्य के प्रकाश की क्रिया होती है, सूर्य के प्रकाश के साथ में अभिक्रिया होती है, सूर्य के प्रकाश के साथ में भी कई सारी अभिक्रियाएं होती हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, उसके कारण उत्पन्न होते हैं प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रासायनिक प्रकृति आक्सीकारक है, और इसको हम इसलिए आक्सीकारक धूम कोहरा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। और इसका निर्माण की यहाँ पे बात की गई है। तो निर्माण में जो है तो जीवाश्म ईंधनों का दहन होता है, और इससे कई प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन। जब ईंधन जो है दहित नहीं होता है तो अदहित जो ईंधन होता है हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। और इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड मुख्यतः प्रदूषक होते हैं जो उत्पन्न होते हैं। और सूर्य के प्रकाश से इनकी अन्योन्य क्रिया के कारण श्रृंखला अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है, लगातार रिएक्शन चलते रहते हैं, और उसी के कारण जो फोटोकेमिकल स्मॉग उत्पन्न होता है। तो NO जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। NO2 सूर्य प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड एवं मुक्त ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है। ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। तो कुल मिला के जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा आपको NO2 के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना है कि NO2 जो है एक भूरी गैस है जिसका उच्च स्तर धुंध का कारण हो सकता है। तो NO2 एक भूरी गैस है, और अगर ज़्यादा मात्रा में है तो ये इसका कारण धुंध भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो कैसे बनता है। तो हाइड्रोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड की जो है सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो ये क्लियर हो गया आपको। स्वचालित वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन पर सूर्य की क्रिया के परिणाम स्वरूप प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का निर्माण होता है। सिंपल में समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ओजोन के बारे में बताया गया। ओजोन क्या है? तो ओजोन एक जहरीली गैस है। कहाँ पे है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में प्रदूषक के रूप में काम करती, तो ये जहरीली गैस है। और समताप मंडल में ये हमारी रक्षा करती है सूर्य की जो है अल्ट्रावायलेट किरणों से। प्रदूषित वायु में उपस्थित अदहित हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके कई रसायनों, तो आपको पता है ओजोन किसका निर्माण करती है? तो आप पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट
का निर्माण करती है। या आपने पढ़ा होगा कि पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको पैन बोलते हैं, और ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, द्वितीयक प्रदूषक है। तो प्रदूषित वायु में उपस्थित अधिक हाइड्रोकार्बन के साथ ओजोन जो है अभिक्रिया करके फॉर्मेल्डेहाइड का निर्माण करती है, एक्रोलिन का निर्माण करती है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन का निर्माण करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। आज हमने आपको शॉर्ट्स के माध्यम से द्वितीयक प्रदूषक भी समझाया था, तो वहाँ से जाके आप शॉर्ट से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे उसी को दोबारा रिपीट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया, लगभग सभी लोगों ने देख लिया है, ऐसा हमारा मानना है। जिन्होंने नहीं देखा अभी तक, तो शॉर्ट्स वाला सेक्शन लगभग 17 वीडियोज़ आ चुके हैं। 17 मिनट में आपको जो है कम से कम 100 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे, तो ज़रूर देखें जाके। अब आगे बढ़ते हैं। और प्रकाश रासायनिक जो है धूम कोहरे का प्रभाव वगैरह जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा कौन से प्रकार में आते हैं ये, तो जो है द्वितीयक प्रदूषक में आते हैं। और हमने ऑलरेडी आपको प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक बता दिया। अब यहाँ पे रासायनिक धूम कोहरे के प्राथमिक पूर्वगामी का मतलब होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राथमिक प्रदूषक को यहाँ पे प्राथमिक पूर्वगामी बोला, जैसे NO2 और हाइड्रोकार्बन। तो NO2 और हाइड्रोकार्बन आज हमने शॉर्ट्स में बताया था। तो NO2 और हाइड्रोकार्बन जो है ये प्राथमिक पूर्वगामी है, यानी प्राथमिक प्रदूषक हैं। और द्वितीयक पूर्वगामी के कौन से उदाहरण है? ओजोन और पैन। तो ओजोन और पैन तथा प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा ये क्या है? तो ओजोन, पैन और प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा ये भी ऐड कर लीजिएगा उसमें। तो ओजोन, पैन तथा प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा ये उदाहरण है द्वितीयक प्रदूषक के। द्वितीय पूर्वगामी बोलिए चाहे द्वितीय प्रदूषक बोलिए, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, समताप मंडलीय प्रदूषण को समझ लेते हैं जल्दी से। तो ओजोन का विरचन और विघटन। तो ऊपरी समताप मंडल में ओजोन की प्रचुर मात्रा होती है। सूर्य से आने वाले, तो ध्यान रखिएगा, ओजोन की प्रचुर मात्रा कहाँ होती है? ऊपरी समताप मंडल में। और सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी यूवी विकिरणों का जो है ये हमें बचाती है। तो ओजोन हमें किससे बचाती है? पराबैंगनी विकिरणों से। और ये विकिरण क्या करते हैं? त्वचा कैंसर करते हैं। आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया है, अभी हमने आपको जो है हेड मास्टर या हेड टीचर वाले में किसी में पूछा गया था, हमने आपको कराया भी था। तो जो है ओजोन जो है, तो ध्यान रखिएगा इसके कारण क्या होता है? तो ये जो है त्वचा कैंसर करती है। और त्वचा कैंसर मेलानोमा, क्या बोलते हैं इसको? मेलानोमा बोलते हैं। तो मेलानोमा नामक बीमारी या त्वचा कैंसर ध्यान रखिएगा किसके कारण होता है? तो ये पराबैंगनी किरणों के असर से होता है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन के निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है। पहले ऑक्सीजन ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया बताई गई। पहले जो है ऑक्सीजन दो जो है आणविक ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सीजन परमाणु ओजोन बनाते हैं। तो यहाँ पे मुक्त ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है पहले। तो ये मुक्त ऑक्सीजन है, यानी सिंगल ऑक्सीजन है, फ्री है। एक सिंगल ऑक्सीजन जो एक सिंगल ऑक्सीजन एक O2 से जो है मिलकर, आणविक ऑक्सीजन से मिलकर जो O3 ओजोन का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन परत में अवक्षय का मुख्य कारण कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ओजोन परत में अवक्षय का मुख्य कारण कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यौगिक का उत्सर्जन है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्सों को हम किस नाम से जानते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम किस नाम से जानते हैं? फ्रियोन के नाम से जानते हैं। तो ओजोन परत में अवक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, यौगिकों का उत्सर्जन है, इन्हें हम फ्रियोन के नाम से जानते हैं। FREONS, फ्रियोन्स के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर वगैरह में प्रयोग किए जाते थे। CFC एक बार वायुमंडल में उत्सर्जित होने पर वायुमंडल की अन्य गैसों से मिश्रित होकर सीधे समताप मंडल में पहुंचते हैं, और समताप मंडल में शक्तिशाली विकिरणों द्वारा विघटित होकर क्लोरीन मुक्त मूलक उत्सर्जित करते हैं। तो ये क्लोरीन मुक्त मूलक जो उत्सर्जित करते हैं, इसी की वजह से जो है दिक्कत पैदा होती है। और CFC समताप मंडल में क्लोरीन मूलकों को उत्पन्न करते हैं और ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं। इसी प्रकार ये, तो ध्यान रखिएगा, CFC समताप मंडल में क्लोरीन मूलकों को उत्पन्न करते हैं और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आते हैं ओजोन छिद्र। याद कीजिए PRT में प्रश्न आया था, यहीं से प्रश्न आया था सन 1980 में। तो ध्यान रखिएगा कब? सन 1980 में वायुमंडलीय वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका पर कार्य करते हुए दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन परत के क्षय, तो कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन परत के क्षय, जिसे सामान्य रूप से ओजोन छिद्र बोला गया, ओजोन होल बोला गया, उसके बारे में बताया था। क्या बताया था? कि गर्मी में क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड परमाणुओं का एवं क्लोरीन परमाणुओं से अभिक्रिया करके क्लोरीन सिंक बनाते हैं, जो ओजोन क्षय को कम करता है। तो गर्मी में ओजोन क्षय कम होता है, गर्मी में ओजोन क्षय कम होता है। तो गर्मी में क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड परमाणु और क्लोरीन परमाणु के बीच से अभिक्रिया करके क्लोरीन सिंक बना लेते हैं, और ये क्लोरीन सिंक जो ओजोन क्षय को काफ़ी कम करता है। लेकिन जब सर्दी का मौसम आता है, तो एक विशेष प्रकार का बादल बनता है, जिन्हें हम ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल सर्दी के मौसम में कहाँ बनते हैं? दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका में। दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका में सर्दी के मौसम में ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल बनते हैं, और ये अंटार्कटिका के ऊपर बनते हैं। ये बादल एक प्रकार की सतह प्रदान करते हैं, जिन पर बना हुआ
बना हुआ क्लोरीन नाइट्रेट जल योजित होकर हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है और अभिक्रिया से उत्पन्न हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करके आणविक क्लोरीन देता है। और जो आणविक क्लोरीन होता है ये जो है सीधे सीधे जिम्मेदार होता है जो है ओजोन छिद्र में, ओजोन होल में। रिएक्शन वगैरह आपको नहीं ध्यान रखना है। और बसंत में अंटार्कटिका पर जब सूर्य का प्रकाश लौटता है तो सूर्य की गर्मी बादलों को विखंडित करती है। तो जब बसंत में अंटार्कटिका पर सूर्य का प्रकाश फिर से लौटता है तो सूर्य की गर्मी जो बादलों को विखंडित करती है। लेकिन सर्दियों में क्या करती है, सर्दियों में ध्रुवीय समताप मंडल जो बादल होते हैं ये जो योगदान देते हैं किसमें, तो ओजोन छिद्र में। तो आपको ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ओजोन छिद्र का। तो आपने आज देखा आपकी क्लास में कि कितना सारा चीज़ें आपको जो सीख एक क्लास से आपको पूरे पीआरटी में पूछी गई हैं। और ये सब चीज़ें आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता है, सब अपना अपना टॉपिक पढ़ाने में लगे रहते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि अगर आपको जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम में सफल होना है तो आपको एनसीईआरटी पे कमांड करना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे हमने बात किया था जो क्लोरीन मूलक होते हैं Cl2 वगैरह होते हैं या Cl वगैरह होते हैं तो ये ओजोन क्षय के लिए श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ कर देते हैं और इस श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहती, ओजोन क्षय होता रहता है। ओजोन परत क्षय के प्रभाव, तो ओजोन क्षय जो है इसके प्रभाव से होता क्या है, तो हमने अब इसके बारे में देख लिया है तो फिर से देख लेते हैं। पराबैंगनी विकिरण से त्वचा का जीर्ण होता है। तो जाने कि त्वचा का जीर्ण मतलब त्वचा बहुत कमज़ोर हो जाती है, मोतियाबिंद हो सकता है, सनबर्न हो सकता है, त्वचा कैंसर हो सकता है, पादप प्लकों की मृत्यु हो सकती है, मत्स्य उत्पादन की क्षति, ये सब हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ओजोन परत का क्षय होगा तो अधिकाधिक पराबैंगनी विकिरण क्षोभ मंडल में क्षनित होंगे, यानी क्षोभ मंडल में आ जाएंगे। ऐसे नहीं आ रहे थे, अब तक अवशोषित किए जा रहे थे ओजोन परत द्वारा, लेकिन ओजोन परत का क्षय होगा तो अधिकाधिक पराबैंगनी विकिरण क्षोभ मंडल में आ जाएंगे क्षण के। और पराबैंगनी विकिरण से त्वचा का जीर्ण होता है, मोतियाबिंद होता है, सनबर्न होता है, त्वचा कैंसर आपसे पूछा गया कई बार, पादप प्लकों की मृत्यु, ये सब भी होता है। तो ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण की बात करें तो रोगजनक, तो यहाँ पे जो है मानव अपशिष्ट में बात करें तो मानव अपशिष्ट में एसिडिकिया कोली, स्ट्रेप्टोकोकस फैक्यूलस आदि ये सब जीवाणु होते हैं जो जठरांत बीमारियों के कारण होते हैं। तो ध्यान रखिएगा जठरांत बीमारियों के कारण कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ रोगजनक होते हैं, मानव अपशिष्ट में पाए जाते हैं, जिनका नाम है एसिडिका कोली और स्ट्रेप्टोकोकस फैक्यूलस, ये सब जीवाणु हैं। अब आते हैं कार्बनिक अपशिष्ट पर, और इसमें जो है हमने आपको घुलित ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट वगैरह अभी हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जल में घुलित ऑक्सीजन जलीय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 6 ppm से नीचे हो जाए तो मछलियों का विकास रुक जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जल में घुलित ऑक्सीजन जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जल में जो जीव होते हैं कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, घुलित ऑक्सीजन लेते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं। और यदि जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 6 ppm से कम हो जाएगी तो मछलियों का विकास रुक जाएगा। जल में ऑक्सीजन या तो वातावरण या कई जलीय पौधों के द्वारा दिन में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में पहुँचती है, रात में प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, परंतु पौधे श्वसन करते रहते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन कम हो जाती है। घुलित ऑक्सीजन सूक्ष्म जीवाणु द्वारा कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में भी उपयोग में ली जाती है। तो जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो घुलित ऑक्सीजन का भी प्रयोग करते हैं ऑक्सीकरण में। तो इस प्रकार जो जल में घुलित ऑक्सीजन से ही काम चलता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बीओडी को समझते हैं। याद कीजिए प्रश्न पूछा गया था जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बीओडी। तो जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बीओडी आपसे प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था अभी उस पर आते हैं। पहले आप समझिए कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग होता क्या है। इसकी इंग्लिश होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जल के एक नमूने के निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को हम जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। तो जीवाणु द्वारा जो है आवश्यक जो ऑक्सीजन होती है ताकि जो है कार्बनिक पदार्थ को विखंडित किया जा सके उस स्थान पर जीवाणु के द्वारा, तो उसको हम जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। और यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया था कि जो है अत्यधिक बीओडी का क्या मतलब होता है। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बीओडी अगर ज़्यादा होगा, हाइयर बीओडी रहेगा, अत्यधिक बीओडी रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा। तो अत्यधिक प्रदूषित जल में 17 ppm या इससे अधिक हो सकता है। तो यहीं से प्रश्न लिया गया था। समझिए इसको आप कि जब स्वच्छ जल की बीओडी का मान 5 ppm से कम होता है तो स्वच्छ जल का बीओडी 5 ppm से कम होता है। लेकिन जो ज़्यादा बीओडी होता है, हाई बीओडी होता है, वो क्या दर्शाता है, अत्यधिक प्रदूषित जल को। तो आपका आंसर उसमें क्या था, प्रदूषण को, यानी जल प्रदूषण है, प्रदूषित है, तो ये 17 ppm या इससे अधिक होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है रासायनिक प्रदूषक।
रासायनिक प्रदूषक की बात करें तो जो है रासायनिक प्रदूषक में यहाँ पे कुछ आपको उदाहरण दिए गए जैसे कैडमियम, मरकरी, निकल वगैरह। और इसमें जो है आगे बढ़ते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे पीसीबी के बारे में ध्यान रखिएगा। ये पीसीबी जो है ये कैंसर जन्य होते हैं, कैंसर पैदा कर सकते हैं। पीसीबी का फुल फॉर्म देख लीजिएगा एक बार। और ये रासायनिक प्रदूषक होते हैं पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल पीसीबी। तो पीसीबी का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल। औद्योगिक रसायन में होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। और जल निकायों में कई बार क्या होता है, जल निकायों में पौष्टिक अभिवृद्धि फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी के कारण सुपोषण होता है। तो ऑक्सीजन की कमी होती है और पौष्टिक अभिवृद्धि हो जाती है, तो सुपोषण यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो यूट्रोफिकेशन जो अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, तो यूट्रोफिकेशन को ध्यान रखिएगा। एक बार हम इसको समझ लेते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय जीवन के अन्य रूप जैसे मछलियाँ, पौधे मर सकते हैं, तो ये आपको क्लियर है। घुलित ऑक्सीजन की उनकी जरूरत होती, कम रहेंगे तो दिक्कत होगा। जल में फॉस्फेट के योग शैवाल की बढ़ोतरी का सहयोग करते हैं। तो जल में जब फॉस्फेट के योग बढ़ते हैं तो शैवाल बढ़ने लगते हैं। शैवाल की प्रचुर बढ़ोतरी जलीय सतह को ढक लेती है। जब शैवाल ज़्यादा हो जाएंगे तो जलीय सतह ढक ले जाएगी और जल में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाएगी। और इसके बाद जो है इसमें सड़न वगैरह पैदा होती है जिससे जलीय जंतु के मृत्यु का कारण बनती है। और इस प्रकार यह जो है यह पुष्प कुंज ग्रस्त जल अन्य वृद्धियों की जीवों को रोकता है। जल निकायों में पौष्टिक अभिवृद्धि फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी के कारण सुपोषण यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो जल निकायों में पौष्टिक अभिवृद्धि जब हो जाती है और उसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसको हम सुपोषण यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। फिर फ्लोराइड है। फ्लोराइड से आपसे प्रश्न पूछा गया था, याद कीजिए। तो फ्लोराइड जो है पेयजल में इसकी कमी मनुष्य के लिए हानिकारक है, कई बीमारियों जैसे दंत क्षय आदि का कारण बनती है। तो आपसे पूछा गया था फ्लोराइड के पॉल्यूशन से, प्रदूषण से क्या होता है, तो दंत क्षय होता है। तो आपने देख लिया कि प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो फ्लोराइड जो है पेयजल में इसकी कमी मनुष्य के लिए कई बीमारियों जैसे दंत क्षय आदि का कारण बनती है। आगे बढ़ते हैं। और फ्लोराइड का जब आधिक्य हो गया, फ्लोराइड जब अधिक मात्रा में होगी तो हड्डी और दांतों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ती है। तो दांतों पर तो दंत क्षय करती है, हड्डियों पर भी प्रभाव डाल सकती है। लेड का देख लेते हैं। लेड, जब जल परिवहन के लिए लेड पाइपों का प्रयोग किया जाता है तो जल लेड से दूषित हो जाता है। पीने के जल में लेड की निर्धारित ऊपरी सीमा 50 ppb है। लेड किडनी तथा पुनरुत्पादन तंत्र को हानि पहुंचा सकता है। सल्फेट के बारे में, सल्फेट का अधिक 700-7500 ppm है। फिर नाइट्रेट वाला आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। आज देख लीजिए एनसीईआरटी में सवाल कैसे दिए जाते हैं, जो आप बड़े बड़े एग्जाम्स में देते हैं, यूपी पीसीएस यूपीएससी में देखते हैं, जो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकतम सीमा 50 ppm है। इसमें नाइट्रेट अधिक होने पर मेथेमोग्लोबिनेमिया, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, रोग हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे फिर से कितनी बार ये प्रश्न आपने देखा होगा, सबने देखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ने प्रश्न ना देखा हो, तैयारी कर रहे हो। तो नाइट्रेट अधिक जब हो जाता है तो मेथेमोग्लोबिनेमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। मेथेमोग्लोबिनेमिया को ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, किसके कारण होता है, नाइट्रेट अधिक के कारण, नाइट्रेट की अधिकता के कारण जल में। अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ आपको जो पीड़कनाशी वगैरह के बारे में बताया गया, तो डीडीटी वगैरह आपको पता ही है, डीडीटी पीड़कनाशी होता है। आगे बढ़ते हैं। और ये क्या होते हैं, तो ये जो है अजैव निम्नीकरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें एल्ड्रिन और डाई एल्ड्रिन भी होते हैं, तो एल्ड्रिन और डाई एल्ड्रिन भी होते हैं, साथ में जो डीडीटी भी होते हैं। डीडीटी का फुल फॉर्म हमने देख लिया है। फिर इसके बाद जो है ऊष्मीय शक्ति संयंत्र जो होते हैं, तो ऊष्मीय शक्ति जो संयंत्र होते हैं उसमें ध्यान रखिएगा, वो उड़न राख को उत्पन्न करते हैं, जिनको हम फ्लाई ऐश बोलते हैं, ये भी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो ऊष्मीय शक्ति संयंत्र होते हैं, वहाँ से उड़न राख फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। ये यूपीएससी में सवाल पूछा गया ये। और ये जो है जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं, तो इनके द्वारा जो है, और इसके साथ में जो लौह स्टील संयंत्र होते हैं, वात्य भट्टी होती है, धातुमल स्टील प्रगलन धातुमल उत्पन्न करते हैं, इनके सबके द्वारा जो है क्या होता है, जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जो आसानी से जो है पर्यावरण से नहीं हटता है। आगे बढ़ते हैं। फिर स्वच्छ भारत मिशन के बारे में दिया गया है, तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, और जो है 2 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। फिर है ग्रीन फ्यूल किसे कहते हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन की उच्च ऑक्टेन दर होती है, इसमें लेड नहीं पाया जाता, इसे हरित ईंधन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हरित ईंधन को क्या कहते हैं, तो हरित ईंधन प्लास्टिक अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन की उच्च ऑक्टेन दर, उच्च हाई ऑक्टेन रेट होती है उसमें। तो प्लास्टिक अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन की उच्च ऑक्टेन दर जिसमें लेड नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा हरित ईंधन में क्या नहीं होता, लेड नहीं होता। लेड प्रदूषण पैदा करता है, तो उसको नहीं रखा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं।
बायोगैस वगैरह का आपको पता है, बैक्टीरिया के द्वारा इनका संवर्धन कर मीथेन बनाया जाता है। तो बायोगैस से जो है मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है, सामान्यतः बायोगैस के नाम से जाना जाता है। बायोगैस का उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है। तो बायोगैस में आपको पता मुख्यतः 75% जो है मीथेन गैस होती है, उसमें उसी का प्रयोग किया जाता है। और जो कंपोस्ट खाद होता है ये जैव निम्नीकरण होता है। जैव निम्नीकरण का मतलब होता है ये जो है आसानी से परिवर्तित हो जाता है, टूट जाता है चीज़ों में, जिससे जो है पर्यावरण या मिट्टी में जो है कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हरित रसायन आपका काम का नहीं है, जो आपके काम का था वो हमने आपको बता दिया है। बाकी ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, बहुत रेयर चांस है पूछने के। बाकी बेंजीन, टॉल्यूइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सब अत्यधिक विषैले होते हैं, वैसे पूछा नहीं जाएगा। टेट्राक्लोरोथीन का इस्तेमाल जो है कपड़ों के निर्जल धुलाई में होती है, तो ये हरित रसायन है, तो ध्यान रखिएगा। टेट्राक्लोरोएथिलीन, तो टेट्राक्लोरोएथीन ये कपड़ों के निर्जल धुलाई में इनका प्रयोग होता है। पेपर के विरंजन में इनका प्रयोग होता है। बाकी आपका आज का क्लास समाप्त होता है और हम आपको जो है एक बार 2 मिनट लगेगा प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, ताकि जिन लोगों ने क्लास नहीं की थी, नहीं देखा शॉर्ट्स, हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं, क्योंकि लगे हाथ क्लास कंप्लीट हो जाए। आपसे ये प्रश्न पूछा गया था 15 मार्च को पीआरटी में, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, HF। तो पहला चीज़ CO2 ध्यान रखिए। CO2 तो है तो मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये प्राथमिक प्रदूषक माना जाता है, तो प्राथमिक प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी प्राथमिक प्रदूषक है। HF के बारे में ध्यान रखिए। HF का जो पूरा नाम होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड नहीं होता है। एक्चुअली में इसका असली नाम क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। और ये कैसे बनता है? तो जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड का रिएक्शन होता है जल के साथ में, और तब निर्माण होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। और ये जो है प्राथमिक प्रदूषक ये भी है, तो तीनों प्राथमिक प्रदूषक थे, तो आपका ये आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और हमने जब आपको एनालिसिस कराया था, जो आपने 2000 PIQs देखा होगा, तो शायद हमने वहाँ पे आपको आंसर HF बताया था, तो आप उसको, वो त्रुटि थी, सही कर लीजिएगा, हमने ध्यान नहीं दिया था, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। द्वितीयक प्रदूषक ये नहीं है, इस तीनों के तीनों प्राथमिक प्रदूषक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं? तो प्राथमिक प्रदूषक प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स ऐसे प्रदूषक होते हैं जो मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा, तो 2 तरीके से प्राथमिक प्रदूषक उत्पन्न हो सकते हैं, मानवीय गतिविधियों द्वारा या प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा। जैसे उदाहरण लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्राकृतिक प्रक्रिया, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह जब होता है, ज्वालामुखी जब लावा वगैरह बाहर आता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट से कई सारी जो हैं गैसेस बाहर आती है, उसमें मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। इसके अलावा जलवाष्प भी भारी मात्रा में निकलता है, तो ये सब पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जो ज्वालामुखी विस्फोट से पर्यावरण को प्रदूषित करता है, डायरेक्ट प्रदूषित करता है, तो इसलिए जो चीज़ें डायरेक्ट प्रदूषित करेंगी पर्यावरण को, उनको हम प्राथमिक प्रदूषक बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। दूसरा, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो है ये निकलती हैं। तो अभी हमने शुरू में उदाहरण देखा था कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकलती हैं प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, जैसे गाड़ी वगैरह जो चलती हैं, और इससे वायुमंडल में सीधे उत्सर्जित होते हैं। तो ऐसे प्रदूषकों को हम बोलते हैं प्राथमिक प्रदूषक। उदाहरण देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बात कर लिया हमने सबके बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड महत्वपूर्ण है, बाकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, BOC है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। BOC का जो हिंदी में क्या कहते हैं? तो BOC को वाष्पशील कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, तो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं। इसके अलावा PM पार्टिकुलेट मैटर, तो PM पार्टिकुलेट मैटर सामान्यतः जो है ये रखे जाते हैं प्राथमिक प्रदूषक में, कुछ हैं जो द्वितीयक में रखे गए, लेकिन आपको जनरली पूछा जाएगा तो पार्टिकुलेट मैटर आपका ये प्राथमिक प्रदूषक में काउंट होगा। NH3 अमोनिया प्रदूषक के रूप में प्राथमिक प्रदूषक है। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो ध्यान रखिएगा HF का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन HC, हाइड्रोकार्बन HC, तो हाइड्रोकार्बन HC ये भी किसका उदाहरण है? तो ये भी जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट का है, प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण है। तो इसके अलावा CO2 तो है ही, तो ये आपको उदाहरण ध्यान रखने, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। फिर है द्वितीय प्रदूषक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ऐसे प्रदूषक होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों के रासायनिक अभिक्रिया स्वरूप बनते हैं। जैसे ये कैसे बनते हैं? तो प्राथमिक प्रदूषक आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, प्राथमिक प्रदूषक आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। जैसे ओजोन होता है, तो ओजोन कैसे बनता है? तो नाइट्रेट जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो BOC के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं,
VOC के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो वाष्प होते हैं इनके साथ में रिएक्शन करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अभी हमने देखा था कि पैन कैसे बनता है, तो सेम लगभग वैसी प्रक्रिया कुछ ओजोन के बनने की है, तो ध्यान रखिएगा। और ओजोन का हमने ये भी देखा था कि ऑक्सीजन के साथ में भी, ऑक्सीजन पहले दो ऑक्सीजन में टूटता है और साथ में फिर एक ऑक्सीजन जो है इस तरीके से रिएक्शन होता है, तो इस तरीके से भी निर्माण होता है और इस तरीके से भी निर्माण होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ओजोन जो है ये द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है, पैन द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अम्लीय वर्षा भी अगर पूछेगा तो ये भी द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण है, ये भी सब द्वितीय प्रदूषक के उदाहरण है। H2CO3 भी अम्लीय वर्षा का ही पार्ट होता है के हिसाब से। फिर सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसॉल, बाकी एक इसमें और उदाहरण जोड़ लीजिए जो NCERT में अभी हमने आपको पढ़ाया, क्या नाम है, फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग हिंदी में नाम देख लीजिएगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो फोटोकेमिकल स्मॉग, ये सब उदाहरण हो गए द्वितीयक प्रदूषक के। तो मिलते हैं कल 9 बजे ही अगले क्लास में। NCERT का हम आपको 12th क्लास का लेके आएंगे, इन्वायरमेंट का टॉप का क्लास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी।